अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम हमारे इस चैप्टर यूनिट 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड में लास्ट लेक्चर डिस्क्राइब करेंगे एंड दैट इज अबाउट द हिस्टैरिसीस लूप। ओके, हम हमारी स्लाइड में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्टैरिसीस लूप असल में है क्या। The graph between magnetic flux density and magnetizing current is called hysteresis loop. हिस्टेरेसिस लूप असल में ग्राफ है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान और मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान। स्टूडेंट, हम जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हमने मैग्नेटाइज करना है तो ये बात हो चुकी है कि हमें उनको करंट प्रोवाइड करना होगा। तो वो करंट जो कि हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करके देता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, और उसके बदले मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म की मिकदार आती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब हमारा ये जो ग्राफिकल रिलेशन है जिसे हम हिस्टेरेसिस लूप का नाम दे रहे हैं, ये असल में हमें ये डिस्क्राइब करके देगा कि किस मिकदार में करंट प्रोवाइड किया जाए तो उसमें मैग्नेटिज्म मटेरियल में किस किस्म का मिलेगा। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं हमारे इस ग्राफ को कि कैसे बनेगा। ग्राफ के अंदर हमने फ्लक्स डेंसिटी को y एक्सिस पे लिया है, मैग्नेटाइजिंग करंट को हमने x एक्सिस पे लिया है। इसमें सबसे पहली क्वांटिटी जो हमने डिफाइन करनी है वो है हिस्टेरेसिस। अब हिस्टेरेसिस से क्या मुराद है? द phenomenon in which magnetizing current leads the magnetic flux density is called hysteresis। हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को लीड कर रहा होगा, इस अमल को हिस्टेरेसिस का अमल कहते हैं। स्टूडेंट, इस पॉइंट को समझ लें। देखिए, अब अगर मेरे पास कोई मटेरियल है जिसको मैंने मैग्नेटाइज करना है, तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए इनिशियली यू हैव टू प्रोवाइड द करंट। उसका मैग्नेटिज्म उस टाइम क्या होगा? जीरो होगा। अब करंट की एक रीजनेबल अमाउंट आपके मटेरियल को चाहिए होती है जिसमें उसका मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है। अब ये नहीं होगा कि मैं करंट को जीरो से स्टार्ट करूं तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के लिए या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए ही मटेरियल मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाए। हमने पढ़ा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अगर अलाइंड हैं, एक ही डायरेक्शन में अरेंज है, तो मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। अदरवाइज अगर एटम्स डोमेन्स के वो इरेगुलरली अरेंज्ड है तो मटेरियल हमारा अनमैग्नेटाइज होता है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर वो जो अलाइनमेंट ऑफ एटम्स होगी वो हमारी करंट की एक खास वैल्यू के ऊपर अलाइंड होना शुरू होंगी। तो शुरू में करंट की एक स्मॉल मिकदार पर हमारा मैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर बिल्कुल जीरो होगा। तो हम इस ग्राफ के इस हिस्से में देख सकते हैं जो H से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस हिस्से में आप देख सकते हो कि करंट तो है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी की मिकदार हमें नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि करंट फ्लक्स डेंसिटी को लीड कर रहा है। इस वजह से इस फेनोमेना को या इस हिस्से को जिसमें करंट फ्लक्स डेंसिटी को लीड कर रहा होगा हम हिस्टेरेसिस कहते हैं, और इसको मैंने H से रिप्रेजेंट किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या है ये हम देखते हैं। विद इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग करंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, एंड एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लक्स डेंसिटी आल्सो बिकम्स मैक्सिमम is called saturation as represented by line OA। अब स्टूडेंट, हमारे पास इस ग्राफ में ये जो लाइन, इस पॉइंट को हम O कह रहे हैं, O से A तक आप देख सकते हो कि हुआ क्या। हमने करंट को बढ़ाया तो करंट बढ़ाते ही फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होते हुए दिखाई दी, और करंट की एक खास वैल्यू पर हमारी फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और जब फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इस वक्त हमारे पास मटेरियल अपने मैग्नेटिज्म के लिहाज से सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच गया है। इसलिए हमने इस लिमिट को या इस पॉइंट को सैचुरेशन का पॉइंट कहा है। तो ये जो लाइन O है, OA, ये OA लाइन जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये हमारे पास सैचुरेशन को एक्सप्लेन करके दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमने डिफाइन करनी है स्टूडेंट, इट इज रिटेंटिविटी।
रिटेंटिविटी की बात करें तो रिटेंटिविटी का लफ्जी मतलब होता है बरकरार रहना। अब किस चीज के बरकरार रहने की बात हो रही है ये हम यहाँ पे देखते हैं। द phenomenon in which magnetizing current becomes zero but flux density have some amount of value as represented by line AR। स्टूडेंट हमारे पास ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है इसमें दिस पॉइंट इज आर एंड दिस पॉइंट इज ए से आर तक आप देख सकते हो कि हमने जब इस पॉइंट पे देखा है तो आर तक आते हुए यहाँ पर आते हुए करंट क्या हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी की मिकदार फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे रही है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो जाता है और फ्लक्स डेंसिटी स्टिल कुछ ना कुछ मिकदार में वैल्यू शो कर रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो है लेकिन हमारा मटेरियल स्टिल मैग्नेटाइज्ड है, उसमें मैग्नेटिज्म की मिकदार अभी खत्म नहीं हुई। इस फेनोमेना को या इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी कहेंगे। तो ग्राफ का ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रिटेंटिविटी को। अब उसके बाद हम जिक्र करते हैं कोर्सिविटी को लेके कि व्हाट इज कोर्सिविटी। Coercivity is the phenomena in which magnetic flux density becomes zero by reversing the direction of magnetizing current, as represented by line RC. अब स्टूडेंट सिर्फ ग्राफ के इस हिस्से में देखें, ये जो RC हमें मिल रहा है, ग्राफ के सिर्फ इस हिस्से में आप देखो तो इस हिस्से में आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, करंट यहाँ पे जीरो हो गया था, हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया। करंट मेरा पहले यहां पे पहुंचा है, अब करंट जब रिवर्स होगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद होता क्या है कि हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो अगेन देखें, करंट मेरे पास पॉइंट आर पे इस जीरो पे ये इस ओ पॉइंट पे आ रहा है। जब मैं करंट को रिवर्स कर दूंगा, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होते ही फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाती है। उस करंट को कोर्सिव करंट कहते हैं और इस फेनोमेना को जिसमें हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके फ्लक्स डेंसिटी को जीरो कर रहे होते हैं, इसको हम कोर्सिविटी कहते हैं। तो अगेन आप देखो तो हमारा ग्राफ फिलहाल यहां तक बना है। ग्राफ के इस हिस्से में हम अपने मैग्नेटाइजिंग करंट के एक साइकिल को स्टडी कर चुके हैं। अब ये एक अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल है जिसमें एक साइकिल अप्रोक्सीमेटली हमने स्टडी किया है, जिसमें हमने मटेरियल को पहले मैग्नेटाइज किया और उसके बाद मटेरियल हमारे पास क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया इस पॉइंट पर। ग्राफ को अगर आगे लेके जाएं तो हमारे पास ये ग्राफ उसी एक सीक्वेंस में चलने वाला है जिस सीक्वेंस में हमने पहले साइकिल में ग्राफ चलाया था। मतलब अब ये पॉइंट हमारा ये एच कहला सकता है, हिस्टेरेसिस कहला सकता है। इसमें आप कहो कि ओ से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास करंट तो है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी नहीं है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि ग्राफ का ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्टेरेसिस को। अब कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्राफ जिस तरह फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ करंट में चला है, रिवर्स करने के बाद करंट की डायरेक्शन हमारा ग्राफ उसी तरीके से दोबारा वेरी करेगा। जैसा कि यहां से यहां तक ये जो ग्रीन कलर का आपको हिस्सा नजर आ रहा है ग्राफ का, ये सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे करंट आपके पास एक मिनिमम करंट था और फ्लक्स डेंसिटी उसमें जीरो थी, लेकिन उसके बाद जितना हमने करंट बढ़ाया फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ी और करंट की एक खास वैल्यू पे फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। तो सैचुरेशन एक बार फिर हमें मिलेगा आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद आप देखो तो यहां से यहां तक अगेन करंट जीरो हो जाता है, लेकिन करंट जीरो होने के बावजूद फ्लक्स डेंसिटी कोई ना कोई वैल्यू रखती है। इस पॉइंट को हमने इससे पहले रिटेंटिविटी का नाम दिया था। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद अगेन हमें रिटेंटिविटी मिलेगा। अब अगर हमने करंट को रिवर्स करना है तो करंट को रिवर्स करने के बाद आपका फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाएगा। इसको हमने कोर्सिविटी कहा था और ये कोर्सिविटी हमें हमारे ग्राफ के इस हिस्से में दोबारा से दिख रही है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हिस्टेरेसिस से लेके कोर्सिविटी तक, करंट के नेक्स्ट हाफ साइकिल में वही चीजें दोबारा से हमें होते हुए दिखाई देंगी और इससे ये जो एक ग्राफ बनेगा, ये एक मुकम्मल जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। इस हिस्टेरेसिस लूप में हमारा मटेरियल दो दफा मैग्नेटाइज्ड और दो दफा डीमैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज सैचुरेशन स्टेट पे होगा, एक इस जगह और एक इस जगह, और डीमैग्नेटाइज कोर्सिव पॉइंट पे होगा, एक इस जगह और एक इस जगह।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक मुकम्मल ग्राफ था मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान, एंड दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। अब अगर इस ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ हिस्टैरिसीस लूप गिव अस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। अगेन मैं हमारे इस पॉइंट को रिपीट करूं तो इस ग्राफ का जो एरिया है हमें एनर्जी की वो मिकदार मालूम करके देता है जो मटेरियल को रिक्वायर्ड होती है मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होने के लिए। अब हमने इससे पहले पढ़ा है सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैं आपको रिवाइज करके दूं तो हमने कहा था सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनको बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के लिए, जैसा कि आयरन। तो उसका जो एरिया होगा हिस्टैरिसीस लूप का वो फिर कम होगा। एरिया कम होने का मतलब कि उसको कम एनर्जी की जरूरत होगी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होने के लिए। अगर हिस्टैरिसीस लूप के एरिया की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज होने के लिए। तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश कर दूं, रिमाइंड करवा दूं, तो वो मटेरियल्स जो कि जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होने के लिए, जैसे कि स्टील, तो उनका एरिया अंडर द कर्व ऑफ हिस्टैरिसीस वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।